हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 है, यानी कि बुक 1 का चैप्टर नंबर 8 है। लास्ट चैप्टर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और ये क्वेश्चन आप याद करके जाना, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में से गिनती के 3 या 4 क्वेश्चन हैं जो बनते हैं पेपर के लिए। ठीक है, उन्हीं में से क्वेश्चन आता है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, तो ये छोटा चैप्टर है आपके लिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट जरूर करें, यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। गूगल पे जाना है, eklavyastudypoint.com सर्च करना है, आपके सामने वेबसाइट आएगी। क्लास 12th में जाना है, अपने सब्जेक्ट में जाना है, नोट्स को पढ़ सकते हो, और फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, और चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है मैंने, सभी चैप्टर आपके अवेलेबल हैं, तो आप उसको जाके देखिए पहले, फिर इसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है, यानी कि आप व्यापार संतुलन से क्या समझते हो। व्यापार संतुलन के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उसके बारे में बताना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या होता है, आपको पता है कि विभिन्न देश जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ वस्तु या फिर सेवाओं का आयात निर्यात करते हैं। ठीक है, यानी कि एक देश दूसरे देश से कुछ ना कुछ व्यापार कर रहा होता है। जैसे भारत चाइना से व्यापार करता है, चाइना से बहुत सारी चीज़ें भारत में आती है, भारत की कुछ चीज़ें चाइना में जाती है। ठीक है, ऐसे ही भारत की बहुत सारी चीज़ें यूरोपियन कंट्री में जाती है, यूरोपियन कंट्री की बहुत सारी चीज़ें भारत में आती है। यानी कि आदान प्रदान, यानी कि आयात निर्यात हम करते रहते हैं, हम चीज़ों को बेचते भी हैं, हम चीज़ों को खरीदते भी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा व्यापार, यानी जब हम किसी वस्तु को क्रय कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसका विक्रय कर रहे हैं, यानी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो ये तो व्यापार हो गया। लेकिन इन आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर होता है ना, इसको बोलते हैं व्यापार संतुलन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आप मुझे कमेंट में बताइए। मान लीजिए कोई देश है, जैसे मान लीजिए भारत है। अगर भारत अपने देश से ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ निर्यात करता है, यानी दूसरे देशों को बेचता है, ठीक है, तो भारत को ज़्यादा लाभ होगा। या भारत दूसरे देशों से ज़्यादा मात्रा में आयात करेगा, यानी बाहर के देशों की चीज़ों को ज़्यादा खरीदेगा, तब भारत को ज़्यादा लाभ होगा। या भारत जब किसी चीज़ को ज़्यादा निर्यात करेगा तब भारत को लाभ होगा। आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तो ये आयात और निर्यात के बीच के अंतर को ही हम व्यापार संतुलन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, व्यापार संतुलन कितने प्रकार के होते हैं, पेपर में ये भी आ जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप कहोगे कि व्यापार संतुलन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एक है ऋणात्मक और एक है धनात्मक। ठीक है, अब ऋणात्मक क्या होता है यहाँ पे समझिए। यानी कि मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, कोई देश मान लीजिए भारत ही है, ठीक है, भारत है, भारत के आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो, यानी कि कहने का मतलब है भारत जो है बाहर के देशों से बहुत सारी चीजें आयात कर रहा है, ठीक है, लेकिन निर्यात कम कर रहा है। यानी कि आयात यहाँ पे क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, और निर्यात जो है वो कम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसे क्या कैसा संतुलन कहेंगे, इसको ऋणात्मक बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें तो अपना घाटा हो जाएगा। भाई हम बाहर से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं लेकिन हम तो बेच बहुत कम रहे हैं, यानी कि अपना ज़्यादा पैसा किस चीज़ में चला जा रहा है, बाहर से चीज़ों को लेने में, इंपोर्ट करने में। ठीक है, एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा है ही नहीं, तो ये क्या है, नेगेटिव में चला जाएगा, जिसको ऋणात्मक कहते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कंडीशन में बदल दूँ, ठीक है, दूसरी सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, सिनेरियो चेंज करते हैं। मान लीजिए भारत है, ठीक है, और भारत अपना निर्यात, यानी निर्यात इस बार क्या कर रहा है, वो ज़्यादा कर रहा है, यानी कि दूसरे देशों को जो एक्सपोर्ट करता था भारत वो ज़्यादा करता है, यानी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बाहर बाहर की चीज़ों को जो आयात होता है, यानी बाहर के देशों से जो चीज़ों को खरीदते हैं, जिसको हम इंपोर्ट कहते हैं, इंपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमारा एक्सपोर्ट की जो मूल्य है वो ज़्यादा है और इंपोर्ट के मूल्य जो है वो कम है। तो ऐसे में क्या होगा, इसको अच्छा माना जाएगा, यानी कि इसको धनात्मक माना जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किस तरीके से प्रभावित करती है। आपको एग्जाम्पल से बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि विभिन्न देशों के पास अलग अलग संसाधन होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए भारत में किसी फसल की खेती ज़्यादा होती है, तो हो सकता है कि इंग्लैंड में किसी दूसरे फसल की खेती होती हो। ठीक है, हो सकता है रूस में किसी और फसल की खेती होती हो सकता है भारत में कोई खनिज संसाधन ज्यादा हो, तो हो सकता है कि अमेरिका में वो खनिज संसाधन कम हो, या फिर हो सकता है अमेरिका में कोई खनिज संसाधन ज्यादा हो तो वो अफ्रीका में कम हो, अफ्रीका में कोई चीज ज्यादा हो सकता है वो भारत में कम हो। तो ऐसा होता है ना कि मतलब संसाधन जो होते हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई संसाधन कहीं पे ज्यादा होता है तो कोई संसाधन कहीं पे कम होता है। अब कोई संसाधन ऐसा भी हो सकता है जो किसी देश में बिल्कुल भी ना हो, उसे बाहर से ही लेना पड़ता हो। ठीक है, तो यही जो भिन्नता है, यही आपको बताना है कि ये भिन्नता जो होती है वो कैसे व्यापार को प्रभावित करती है। तो बिल्कुल प्रभावित करती है, कैसे करती है समझते हैं। देखिए, संसार के सभी देशों में
संसाधनों में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, सभी देशों में संसाधन अलग अलग मिलेंगे, कहीं पे कोई चीज ज्यादा है, कहीं पे कोई चीज कम है। ठीक है, ये भिन्नता जो है ये प्राकृतिक संसाधनों में भी आपको देखने को मिलेगी और मानवीय संसाधन, दोनों तरह के संसाधनों में आपको देखने को मिलती है भिन्नता। ठीक है, इनकी गुणवत्ता और इनकी क्वांटिटी यानी इनकी मात्रा भी अलग है। मान लीजिए भारत में लोहा जो है, ठीक है, भारत में जो लोहा है वो मान लीजिए ज्यादा होता है। ठीक है, तो हो सकता है किसी देश में लोहा कम होता हो सकता है किसी देश में बहुत अच्छी क्वालिटी का लोहा होता हो। ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है, कोई खनिज संसाधन हो, कोई प्राकृतिक संसाधन हो, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए किसी देश में बहुत सारी नदियां हैं, हो सकता है किसी देश में नदियां ही ना हो। ठीक है, तो कोई भी संसाधन कहीं पे कम ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए फिर व्यापार की संभावना बढ़ जाती है। अब मान लीजिए भारत के पास बहुत ज्यादा कपास हो रहा है। ठीक है, भारत के पास बहुत ज्यादा कपास है, तो भारत क्या करेगा, कपास को बाहर के देशों को बेच देगा, यानी कि एक्सपोर्ट कर देगा। ठीक है, और कौन उसको खरीदेगा, वो देश खरीदेगा जिसके पास उस चीज की कमी होगी, यानी उसको इंपोर्ट करने वाला देश कौन होगा, वो देश जिसके पास कपास नहीं होता होगा वो खरीदेगा ना। तो यही होता है, इसीलिए व्यापार की संभावना बढ़ती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल से समझेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हर देश की भौगोलिक संरचना में अंतर होता है। ठीक है, कोई देश ऐसा है जो जैसे ऑस्ट्रेलिया को देखो, ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि रेगिस्तान है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि जंगलों से घिरा हुआ है। ठीक है, ऐसा ही कई कोई देश ऐसा भी होगा जो जहाँ पे बिल्कुल भी रेगिस्तान नहीं होगा, कोई देश ऐसा होगा जहाँ पे बहुत सारी नदी होंगी, तो कोई देश ऐसा होगा जहाँ पे गिनती की एक दो नदियां ही होंगी। तो ये भिन्नता होती है, सभी देशों की भौगोलिक संरचना अलग होती है और इसी से, ठीक है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अलग हो जाता है, उसकी कृषि फसल भी अलग हो जाती है। जैसे एग्जांपल है, ब्राजील में कॉफी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ब्राजील में कॉफी बहुत ज्यादा होती है, तो ब्राजील क्या करता है, अपनी कॉफी को दुनिया भर के देशों को बेच देता है। इसी प्रकार से किसी देश में चावल बहुत ज्यादा होता है तो वो अपने चावल को दूसरे देशों को बेच देता है। ठीक है, खनिज भी असमान रूप से वितरित हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में बहुमूल्य खनिज बहुत है, वो दूसरे देशों को निर्यात कर दिए जाते हैं। अब जापान देखो, जापान कितना डेवलप देश है, लेकिन उसके पास कच्चा माल नहीं है, वो दूसरे देशों से खनिज खरीदता है, सोचिए। तो यही होता है, इसीलिए कहते हैं हम भौगोलिक संरचना सबकी अलग है, तो हो सकता है सबकी जो संसाधन में विविधता होती है वो भी अलग हो जाएगी। ऐसे ही जलवायु भी प्रभावित करती है, क्योंकि आपको पता है कि सभी जलवायु में सभी प्रकार की फसलें नहीं हो सकती है। ठीक है, भारत में जो फसल होगी जरूरी नहीं है वो फसल अमेरिका में भी होती होगी, क्योंकि भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी अलग है, वहां की जलवायु अलग है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है कि जैसे ऊन का उत्पादन जो होता है वो ठंडे क्षेत्रों में हो सकता है। ठीक है, हर जगह ऊन का उत्पादन नहीं होगा। केला हो गया, रबड़ हो गई, कहवा हो गया, ये सब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फ्री ट्रेड क्या होता है, यानी कि मुक्त व्यापार क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। तो देखिए, पहले क्या होता था, पहले के समय में व्यापार में ना सभी देश अपने ऊपर बहुत बाधा लगाते थे, यानी कोई देश दूसरे देश से व्यापार करने में कतराता था, ज्यादा व्यापार नहीं करना चाहता था। लेकिन आज के समय में वैश्वीकरण का दौर है, तो विभिन्न देश व्यापार की बाधाओं को हटा रहे हैं। ठीक है, जब दो देश आपस में जो व्यापार में जो बाधाएं होती है उसको हटा दे, बाधा का मतलब क्या है, सीमा शुल्क को कम कर दे, टैक्स को कम कर दे, तो इसी को क्या कहा जाता है, मुक्त व्यापार कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है। अब मुक्त व्यापार के कुछ फायदे भी है तो कुछ नुकसान भी है। अब फायदे क्या है इसके, ये देखते हैं। देखो, इससे क्या होता है, घरेलू जो उत्पाद होते हैं और जो सेवा होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलती है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे उस चीजों को बेचा जा सकता है। इससे जो उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है, क्योंकि अब बाहर की चीजें भी, अब व्यापार खूब होगा तो बाहर की चीजों को भी हम यहाँ पे खरीद पाएंगे। आप इंडिया में बैठ के चाइना में बनने वाली चीजों को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को खरीद लेते हो, कोरिया में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम को आराम से खरीद लेते हो। कैसे पॉसिबल है, व्यापार से ही तो पॉसिबल है ना। तो यानी इससे क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन भी आता है और क्वालिटी भी बढ़ती है और इससे व्यापार भी बढ़ता है। ये तो लाभ हो गए। अब इसमें कमी क्या है भाई, इसमें कमी ये होती है कि जो विकासशील देश होते हैं ना, इसमें विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके कारण जो विकसित देश होते हैं वो अपने उत्पादों को उनके बाजारों में बेच देते हैं, जिससे कि क्या होता है, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो प्रभावित होती है और उसके अपने उद्योग कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विकासशील देशों के उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं विकसित देशों के कारण। तो ये इसके कुछ कमियां हैं या फिर दोष है। अगला है पत्तन का अर्थ और पत्तन की विशेषता बतानी है। तो देखो, पत्तन जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई समुद्र है, कोई महासागर है। ठीक है, ये कहीं जा रहा होगा तो इसके साइड में एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा जिसको पत्तन कहा जाता है। इस प्लेटफॉर्म से क्या होता है, जहाजों का उसमें सामान लादना, उतारना, ये सारा काम होता है और यहाँ से क्या होता है, जहाजों की आवाजाही वगैरह होती है।
तो इसको पत्तन कहा जाता है। तो पत्तन को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो समुद्र के मार्ग से सबसे ज्यादा होता है। तो पत्तन व्यापार के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बड़े पैमाने पे जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो सारा समुद्री मार्गों से ही होता है। तो उसमें पत्तन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसकी विशेषता क्या होती है, तो देखिए पत्तन जो होते हैं ना, वो जहाज के रुकने ठहरने के लिए उसको एक जगह प्रदान करते हैं। इसमें वस्तु को लादना, वस्तु को उतारना या फिर वस्तु का स्टोरेज करा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे सारी सुविधाएं होती हैं। छोटी नौकाओं की भी सुविधा होती है, छोटी छोटी नाव भी अवेलेबल होती है। यहाँ पे मजदूर भी अवेलेबल होते हैं, यानी श्रम भी अवेलेबल होता है। और यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट की सुविधाएं होती हैं। जहाजों का जो रख रखाव होता है उसकी भी यहाँ पे व्यवस्था होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड प्रमुख समस्या बतानी है। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड कुछ समस्या भी है। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का होना देशों के लिए लाभदायक तो होता है। कब लाभदायक होता है? यदि उत्पादन अच्छे लेवल पे हो, वस्तु और सेवाओं की अच्छी उपलब्धता हो, अच्छी कीमत मिल रही हो, तो फिर व्यापार में होता है लाभ। लेकिन अगर मान लो अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अब आप कहोगे कि व्यापार हानिकारक कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है कि मान लो अगर आपकी किसी दूसरे देश पे निर्भरता हो रही हो, ठीक है, विकास का असमान स्तर हो, खूब शोषण हो रहा हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा देती है। जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाँ, आप ये देखिए हमारे यहाँ पे चीन से बहुत ज्यादा चीजें ली जाती है। हम चीन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि अपने लेवल पे भी हमें सारी चीजें बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो है वो एक लिमिटेड मात्रा में है। ठीक है, जिससे संसाधन की डिमांड बढ़ रही है तो उससे संसाधन का कहीं ना कहीं ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में जो विश्व व्यापार संगठन है, जिसको हम WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको इसकी भूमिका बतानी है और इसकी कुछ कमियां हैं, इसकी आलोचना भी करनी है। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन जो है ये एक इंटरनेशनल लेवल का संगठन है। ये विभिन्न देशों के बीच में जो विवाद होता है उसको सुलझाता है और उनके बीच में व्यापार को बढ़ावा देता है। ठीक है, व्यापार के लिए ही बनाया गया है। इसकी आलोचना देखते हैं। पहला पॉइंट है कि WTO ने मुक्त व्यापार और भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया है। ये अच्छी चीज है, लेकिन इसका एक नुकसान हुआ है कि धनी देश तो धनी हो गए हैं, लेकिन गरीब देश इससे काफी गरीब हो गए हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। फिर विकसित देशों ने अपने बाजार को विकासशील देशों के उत्पादों के लिए नहीं खोला है। अपना अपना प्रोडक्ट वो विकासशील देशों में तो बेच देते हैं विकसित देश, लेकिन हमारे प्रोडक्ट को कम लेते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर इस संगठन में केवल कुछ ताकतवर देश जो है ना उनकी चलती है, यानी उनका वर्चस्व हो जाता है, खासकर अमेरिका जैसे देशों का। फिर WTO जो है ये पर्यावरण के मुद्दे, बाल श्रम और श्रमिकों के स्वास्थ्य अधिकारों की भी कई बार इग्नोर करता है, उसकी उपेक्षा करता है। तो ये भी इसकी नेगेटिव पॉइंट है, आप आलोचना में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है इसका मेन आधार क्या होता है? आपको पता है कि दुनिया भर के देश में जो उत्पादन है वो अलग अलग प्रकार का होता है, यानी विशिष्टीकरण होता है। विशिष्टीकरण का मतलब है, जैसे मान लो कोई देश है, वहां पे हो सकता है चावल ज्यादा होता हो, तो हो सकता है किसी दूसरे देश में कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता हो। ठीक है, किसी तीसरे देश में किसी और चीज का उत्पादन ज्यादा हो सकता है। कहीं पे ज्यादा खनिज हो सकते हैं, कहीं पे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, जो हमने शुरू में पढ़ा था। तो हर देश विशिष्ट होता है एक दूसरे से, तो ये कहीं ना कहीं व्यापार का आधार बन जाता है। जैसे कि देखिए, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। अब मान लीजिए अफ्रीका जैसे देशों को देखिए, वहां पे बहुत बहुमूल्य संसाधन है, तो किसी दूसरे देश में और अलग तरह के संसाधन है। फिर जनसंख्या का आकार भी इसको प्रभावित करता है, आर्थिक विकास की अवस्थाएं भी प्रभावित करती है। ठीक है, आप देखोगे जो डेवलप देश होते हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा डेवलप होते हैं, उनका आर्थिक विकास ज्यादा हो रखा है, तो होता है, तो व्यापार में उनका वर्चस्व भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर विदेशी निवेश की सीमा, परिवहन, ये सारे इसके पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, यही क्वेश्चन याद करके चले जाओ पेपर में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।